अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आज कोई आप बात बताना चाह रहे हो? हाँ जी, इंशाल्लाह आज हम फर्दर एसोफेगस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। हम पहले भी एसोफेगस पे बात कर रहे थे, तो मेरी ये ट्राई है कि मैं आपको एक जो भी बीमारी होती है एसोफेगस की, जो हम मोटा-मोटा सा हम आपको बताएँगे, ताकि आपको थोड़ी-सी आम आवाम को आगाही हो जाए कि इस तरह की डिज़ीज़ेज़ भी होती हैं, और इस तरह की अगर कंडीशन आपको फ़ेस हो, तो हमें फिर क्या करना है, डॉक्टर्स के पास कब जाना है। तो हमारा ओवरऑल चैनल का मकसद भी ये है कि एक आम आवाम को एक आगाही मिल जाए कि इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए और इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं बल्कि आज हम 2 डिज़ीज़ेज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रीवियस वीडियो में भी गर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज मैं आपको गर्ड की एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसे हम कहते हैं बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस, उसके बारे में बताता हूँ। सिंपल वर्ड में देखें कि जब हमारी खुराक की नाली, आगे मैंने बताया था एक लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वेल्व होता है, उसके बाद हमारा स्टमक होता है। तो होता क्या है कि जब वो वेल्व लूज़ हो जाता है, तो हमारा जो स्टमक में एसिड होता है ना, वो रिफ्लक्स होता है बैक, रिफ्लक्स बैक होके एसोफेगस की दीवारों पे जब वो तेज़ाब लगता है हमारे मैदे में जो बनता है ना, वो जब हमारी एसोफेगस में जब जाके लगता है और ये कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म पे जाके लगता है, तो क्या हो जाता है कि अल्सर नुमा एक कंडीशन बन जाती है, या कह लें कि दीवारों में जो खुरेदना हो जाता है एक चीज़ें का, जैसे जंग सा लगता है, आम जुबान में जैसे बताते हैं हम। तो ये कंडीशन पैदा हो जाती है जिसे हम कह लें कि कह देते हैं बैरेट एसोफेगस। जब हम आपको मेडिकली बताते हैं तो कह लें इसमें मेटाप्लेजिया, जो हमारी मैदे की जो हमारी खुराक की नाली के अंदर जो लेयर होती है ना सेल्स की, वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। तो वो जब एसिड लग लग के तो फिर क्या होता है कि वो चेंज होके नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बन जाती है। और इससे क्या होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक प्रोटेक्टिव निज़ाम होता है कि एक जो दीवारें मैदे की तेज़ाबियत झेलने के लिए नहीं बनी, अल्लाह ताला उसको इस तरह से मॉडिफ़ाई कर देते हैं कि वो स्टमक से जो एसिड आ रहा है उसको बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये टाइम लॉन्ग रन में चलता रहता है, तो वो एपिथेलियम इस तरह से चेंज हो जाती है कि अक्सर कह लें जो गर्ड के पेशेंट होते हैं उनमें 10% अवाम को ये मसला हो जाता है जिसे हम बैरेट एसोफेगस कहते हैं। तो इसमें रेयर चांस ये भी होता है कि ये बैरेट एसोफेगस आगे प्रोसेस करके कार्सिनोमा बन जाती है, कैंसर बन जाती है। इसमें वही ट्रीटमेंट होता है जो हम गर्ड में करते हैं मोस्टली, कि अगर हम इसको इनिशियल ही रोक दें, मेटाप्लेजिया को ही रोक दें, तो वो नॉर्मल अपनी कंडीशन में आ जाती है, यानी कि जब गर्ड पे कंट्रोल कर लेते हैं तो चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। बाकी ट्रीटमेंट, वो कैंसर हो जाना फिर वो ऑपरेशंस होना, वो एक अलग चीज़ है। आगाही का मकसद है कि जब गर्ड हो जाए तो उसकी फ़र्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए। उससे कैसे बचा जाए? प्रॉपर चेकअप करवाया जाए, पीपीआईज़ जैसे ओमेप्राज़ोल वगैरह, और इसमें और बड़ी क्लासेस होती हैं वो यूज़ की जाएँ, ताकि फ़र्दर कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकें। अच्छा, उसके बाद हमारे जो अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ हो चुकी हैं उसमें हम देखें तो हमने आयरन डेफिशिएंसी की भी बात की थी। तो आयरन डेफिशिएंसी का भी हमारी एसोफेगस के साथ एक बहुत गहरा लिंक ये है कि एक डिज़ीज़ होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। ये बड़ा एक चलें एक लंबा सा नाम अवाम अवाम के लिए नाम होता है, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी होती है पेशेंट को, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जब मैं कोई चीज़ खाता हूँ तो मुझे रुकावट होती है, दर्द का एहसास होता है। वो क्यों होता है? कह लें कि हमारी खुराक की नाली में वेब्स बन जाती हैं, रुकावटें बन जाती हैं, झिल्ली सी बन जाती है, खुराक की नाली में झिल्ली बन जाती है, एसोफेजियल वेब जिसे हम कहते हैं। ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी अलामत होती है ग्लोसाइटिस, यानी कि ज़ुबान की सोजिश, ठीक है? जिसे हम कह लें कि वो बीफी रेड टंग हो जाती है, जिस तरह रेड मीट होता है उस तरह कह लेंगे, स्ट्रॉबेरी टाइप कह लें, रेडिश बीफी टंग हो जाती है हमारी, ग्लोसाइटिस कहते हैं हम इसको। ये 3 चीज़ें अगर हो जाएँ तो हम उसे क्या कह देते हैं, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। अब इसकी भी आगे कॉम्प्लिकेशन है कि जिसमें भी मरीज़ को एसोफेजियल कार्सिनोमा के चांसेस होते हैं, ठीक है? तो इसमें भी हमें ये है कि वही आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, तो आयरन डेफिशिएंसी को हमने पूरा करना है। अगर एसोफेजियल वेब्स हैं तो हम वही है जैसे हमने पहले बताया कि बैलून से हम डायलेशन कर सकते हैं,
या कोई हम बोटॉक्स लगा के उसको डायलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके भी हम जो है वो फर्दर मरीज़ के लिए हम आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। और मैंने आज ख़ास प्लम्बर विंसन सिंड्रोम पे इसलिए बताया है कि आम आवाम को इसका शऊर नहीं है, ठीक है। तो बेशक ये इनको नाम समझ में ना आए, लेकिन कुछ अलामात हमको रिलेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे ही प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ हमें ले जाती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आइंदा भी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही कुछ ना कुछ वीडियोस डालते रहें कि आम आवाम को इसमें ये शऊर रहे, ठीक है जी। और कुछ अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो? नहीं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, जी थैंक यू। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी, तो इंशाल्लाह हम अभी आपको रोज़ थोड़ा-सा टाइम निकाल के हम जो है कुछ वीडियोज़ बनाया करेंगे। और अगर कोई और आपने कोई हमारे नॉलेज में इज़ाफ़ा करना हो या आम आवाम के लिए या कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। जी, ओके।